हेलो दोस्तों, मैं सौरभ निरंजन स्वागत करता हूं आपका एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पे। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता था कि यहां पर आपकी रीजनिंग की फैकल्टी जो कि यूपीएसआई में निश्चित सफलता के लिए यहां पर हम लोग एक नए बैच को ला रहे हैं। और अपने बैच का टाइमिंग है सुबह 7 बजे, जिसमें आपको पहले रीजनिंग का क्लास मिलेगा और उसके बाद आपको बाकी के सब्जेक्ट के क्लास जैसे मैथ, हिंदी, जीएस। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बात कर लेते हैं अपनी यूपीएसआई के बैच के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीएसआई की परीक्षा में नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हम लोगों का रीजनिंग का नंबर ऑफ क्वेश्चंस आता है 40। और इन 40 सवालों को सॉल्व करने के लिए और हमें समय, आपको पता ही है कंपोजिट समय कितना मिलता है यूपीएसआई में। देखें यहाँ पर अपने पोर्शन में ऐसी कुछ बाध्यता नहीं है कि आपको 10 मिनट मिलेगा या 15 मिनट। और चूँकि ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है तो पैटर्न में थोड़ा बहुत बदलाव भी संभव है। तो अपने पुराने पैटर्न के आधार पर या जो भी अभी तक यहाँ पर सूचनाएं हैं उनके आधार पर हम अगर बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं हमारे 40 सवाल हमसे पूछे जाएंगे यहाँ प्री परीक्षा में रीजनिंग के। और इसके बाद 40 सवाल ही आपके रहेंगे मैथ के। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर रीजनिंग की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि रीजनिंग में हमसे क्या क्या पोर्शन यहाँ पर पूछा जाएगा। देखें, यूपीएसआई ने जो पिछली परीक्षा हुई है उसके अकॉर्डिंग आप जानते हैं यूपीएसआई में इस समय जो भी पेपर बन रहा है, जो भी पेपर हमारा यूपीएसआई का है, उसमें कुछ क्वेश्चंस तो इस समय हमसे कैट के लिए जा रहे हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस हमसे जो इस समय है वो की है बैंक के एग्ज़ाम से। देखें, पैटर्न पूरा बदला हुआ है और निश्चित सफलता के लिए पैटर्न एकदम से बदला हुआ है। और निश्चित सफलता के लिए देखिए, कुछ क्वेश्चंस एसआई में जो पिछले पेपर में हुए थे, कैट की परीक्षाओं में पहले आ चुके क्वेश्चंस थे और हमारी बैंक की परीक्षाओं में, तो हम लोगों को अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक है कि बदले हुए पैटर्न के अनुसार हम लोग कैसे कैसे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ पर स्कोर करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जाना कि यूपीएसआई में नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं हमसे 40 क्वेश्चन जो कि हमसे पूछे जाएंगे रीजनिंग में। तो आज हमारा आपका पहला दिन है, तो आपसे एक विशेष रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिंक शेयर करें ताकि और लोग भी इस चीज़ का लाभ ले सकें। आइए शुरुआत करते हैं आज एक नए चैप्टर से, और चैप्टर का नाम होगा हम लोगों का कैलेंडर। देखें, एसआई की परीक्षा में हमसे कैलेंडर का 1 या 2 सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो कैलेंडर की अगर हम लोग चर्चा करें तो कैलेंडर होता क्या है ये कैलेंडर, और क्यों हमारी परीक्षा में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो देखें दोस्तों, कैलेंडर जैसा कि आप सब बचपन से देखते समझते आ रहे हैं, कैलेंडर में दिन, महीना, तारीखों का लेखा जोखा होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, छुट्टियों का भी लेखा जोखा होता है हमारे कैलेंडर में। तो आइए ज़रा कैलेंडर की अगर हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहला सवाल, देखिए हम लोग जब भी जो भी चैप्टर अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग कहते हैं बेसिक लेवल। और उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को बेस मानकर फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और वही कॉन्सेप्ट हमारा आगे बढ़ता हुआ पहुंच जाएगा एडवांस लेवल पर। एडवांस लेवल पर मतलब ये कि केवल यूपीएसआई ही नहीं, अदर्स वनडे एग्जाम्स में अगर कोई भी सवाल हमारा कैलेंडर से आता है तो उस सवाल को आप आसानी से कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोग जानेंगे अपने चैप्टर में। तो जैसा दोस्तों हमने इधर आपको बताया कि हम लोग पहले कैलेंडर में जानेंगे अपना बेसिक लेवल, और बेसिक लेवल के बाद हम लोग कैलेंडर में चलेंगे अपने एडवांस लेवल पर। तो बेसिक लेवल में हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे और एडवांस लेवल पर हम लोगों के ट्रिक्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो हालांकि बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को भी हम लोग करने के बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे एडवांस लेवल में ट्रिक्स का यूज़ होता है और कैसे कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को और पूरी की पूरी सावधानी के साथ एकदम 100% सही करेंगे। तो आइए ज़रा बढ़ते हैं अब आगे अपने टॉपिक पर कि कैलेंडर है क्या और कैलेंडर में क्या क्या हमसे पूछा जाएगा। तो ज़रा इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही, जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना, दिन, महीना और तारीख का लेखा जोखा हमको मिलता है अपने कैलेंडर में। कैलेंडर है क्या, ये हम लोगों ने जान लिया।
अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कैलेंडर का जन्म कहाँ पर हुआ, किसने सबसे पहले कैलेंडर को बनाया और कौन सा कैलेंडर हम सब लोग अभी प्रयोग करते हैं या कौन सा हमारा स्टैंडर्ड या मानक कैलेंडर है। तो आइए ज़रा हम लोग अगर बात करें तो देखें कैलेंडर के जन्मदाता माना जाता है पोप ग्रेगरी को। ये जो पोप ग्रेगरी थे इनको इसका जन्मदाता माना जाता है। ठीक, अच्छा, अब अगला सवाल यही पैदा होता है कि कैलेंडर पोप ग्रेगरी ने तो बनाया, लेकिन सबसे पहले किस देश में कैलेंडर का जन्म हुआ था, कहाँ पर कैलेंडर बनाया गया था। तो देखें ये रोम के रहने वाले थे, तो निश्चित है कि कैलेंडर को इन्होंने कहाँ पर बनाया था, रोम में। हालांकि पोप ग्रेगरी से पहले भी कैलेंडर बनाए गए, तो और इन कैलेंडर्स में क्या क्या प्रयोग हुआ है देखें। रोम के एक शासक थे जिनका नाम था जूलियस सीजर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बिल्कुल ठीक, जूलियस सीजर। तो देखें रोम के शासक जूलियस सीजर ने सबसे पहले कैलेंडर बनवाया था। इससे पहले भी कई प्राचीन कैलेंडर प्रचलित थे, लेकिन जूलियस सीजर ने इस कैलेंडर में काफ़ी सुधार किया और जूलियस सीजर ने इस कैलेंडर को बनवाया था। जूलियस सीजर के इस कैलेंडर में बहुत कमियां थीं। समय के साथ इस कैलेंडर में कुछ कमियां दूर हुई थी। रोम के ही एक सम्राट आए थे, सम्राट ऑगस्टस के पीरियड में, यानी ऑगस्टस के समय में इस कैलेंडर में और सुधार किया गया था और अंत में सबसे ज़्यादा सुधार पोप ग्रेगरी ने इस कैलेंडर को किया। पोप ग्रेगरी ने इस कैलेंडर को एक वैज्ञानिक रूप दिया और आज पूरी दुनिया जिस कैलेंडर का प्रयोग कर रही है, दोस्तों ज़रा जान लें, आज पूरी दुनिया जिस कैलेंडर का प्रयोग कर रही है उस कैलेंडर का नाम यहाँ पर है, आप जानते होंगे, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो देखें दोस्तों, ये तो था हमारे कैलेंडर का इतिहास। कैलेंडर का जन्मदाता पोप ग्रेगरी को माना जाता है, रोम में बनाया था। कहीं कहीं किताबों में इन्हीं का नाम मिलता है, रोमन दार्शनिक पोप ग्रेगरी। जूलियस सीजर के समय में बनाया गया पहला कैलेंडर। ऑगस्टस ने इसमें कैलेंडर में काफ़ी सुधार करवाया और सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक रूप दिया था ये ग्रेगरी ने, जिनकी गणनाएं वैज्ञानिकता पर आधारित थी और इन्हीं के नाम पर इस कैलेंडर का नाम फेमस हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेगोरियन या कहीं कहीं कहा जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे कैलेंडर का इतिहास। अब अगर हम लोग यहाँ पर कैलेंडर की चर्चा करें तो ज़रा ध्यान देते हैं। देखें कैलेंडर की अगर हम लोग चर्चा कर लें तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी कैलेंडर में यहाँ पर हमारे वर्ष, अब आप जानते होंगे कि पूरे के पूरे एक वर्ष में कुल कितना दिन होता है। बिल्कुल ठीक बताया दोस्तों आपने, एक वर्ष में या तो 365 दिन होता है या तो दिन होता है हमारा 366। बिल्कुल ठीक, देखिए एक वर्ष में दिन 365 या तो दिन होता है हमारा 366। अब ये जो 365 दिनों वाला वर्ष है ये हमारा कहलाता है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष अर्थात ऑर्डिनरी ईयर। और ये जो 366 दिनों वाला वर्ष है ये हमारा कहलाता है अधिवर्ष। ये कहलाता है हमारा अधिवर्ष या इसी को हम लोग कहते हैं लीप ईयर। अब समस्या ये आती है कि ऐसा कौन सा वर्ष है जो हमारा साधारण वर्ष होता है और ऐसा कौन सा वर्ष है जो हमारा लीप ईयर होता है। तो दोस्तों आइए ज़रा जान लेते हैं कि लीप ईयर क्या है और हमारा साधारण वर्ष क्या है। ये वर्ष के दिनों में इतना अंतर क्यों है। कभी कभी हम लोग 365 दिन का वर्ष मनाते हैं, कभी कभी 366। तो आइए ज़रा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या आप बता सकते हैं अपनी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में कुल कितना समय लेती है। बिल्कुल ठीक, देखें पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में 23 घंटे और 56 मिनट
और लगभग 4.07 सेकेंड। देखिए हम बात कर रहे हैं, ये लगभग समय है, ये लगभग समय है, यानी कि 23 घंटा 56 मिनट। ये हमारा एक्यूरेट समय है। किताबों में थोड़ा सा पॉइंटों में कुछ कम ज़्यादा भी है, लेकिन 23 घंटे 56 मिनट में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिस कारण अपने यहाँ दिन और रात होता है। अब अगर हम बात करें तो पृथ्वी चक्कर किसका लगाती है, किसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करने में, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.01 सेकंड के लगभग का समय लगता है। तो आइए जरा अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर परिक्रमा करने की। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है और एक चक्कर कंप्लीट करने में पृथ्वी को यहाँ पर 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट का समय लगता है। तो अब साल में दिन तो होता है 365, लेकिन हकीकत ये है कि सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करने में 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट। तो ये जो 5 घंटे 48 मिनट है, अब इसका प्रयोग कैसे होगा? क्या इस समय को हम लोग हमेशा छोड़ते जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आइए ज़रा इसके बारे में भी जानते हैं। हम लोग पूरे के पूरे एक वर्ष में दिन मनाते हैं 365 और लगभग 5 घंटे 48 मिनट का समय हम लोग यहाँ पर छोड़ते हैं। और इस 5 घंटे 48 मिनट को हम कह सकते हैं लगभग देखें ज़रा, जो हमारा लगभग 6 घंटे का समय होता है। तो ये तो हो गया कि पूरा एक वर्ष में 365 दिन मनाए और लगभग 6 घंटे का समय हम लोगों ने छोड़ दिया। अच्छा, इसी प्रकार अगला वर्ष यानी दूसरा वर्ष भी हम लोगों ने यहाँ पर 365 दिन का मनाया और एक बार फिर से 6 घंटे का समय हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ दिया। इसी प्रकार अगला वर्ष यानी कि तीसरा वर्ष भी हम लोग 365 दिनों का मनाए और एक बार फिर से हमने 6 घंटे का समय यहाँ पर छोड़ दिया। इसी प्रकार चौथा वर्ष भी हम लोग 365 दिनों का मनाए और एक बार फिर से 6 घंटे का समय छोड़ दिया। अब देखें दोस्तों, अगर हम लोग लगातार 4 वर्षों तक, पहले वर्ष का 6 घंटे, दूसरे वर्ष का 6 घंटे, तीसरे वर्ष का 6 घंटे और चौथे वर्ष का भी 6 घंटे, अब ये जो 6 घंटे का समय हम लोग छोड़ते आए, अगर इसको हम लोग यहाँ पर जोड़ लें तो जोड़ने के बाद ये समय हो जाता है हमारा लगभग ये समय होता है हमारा लगभग 24 घंटे का। तो अब अब इस 24 घंटे के समय को जो हम लोग संशोधित करते हैं वो करते हैं अपने यहाँ पर चौथे वर्ष में हम लोग एक दिन और बढ़ा देते हैं। इसलिए हमारा चौथा वर्ष 365 दिन का ना होकर हमारा होता है 366 दिन का। और यही जो एक दिन हम लोगों ने यहाँ पर बढ़ाया है, यही वाला वर्ष हमारा कहलाता है लीप वर्ष, अधिवर्ष यही कहलाता है। और ये जो हमारे लगातार 3 वर्षों के हैं तो ये होता है हमारे साधारण वर्ष। तो हम लोगों ने जाना कि लीप वर्ष हमारा बना कहाँ से है। लगातार जो हम लोग 3 वर्षों तक 6 घंटे का समय छोड़ते आए, चौथे वर्ष में उस 6 घंटे को और जोड़ने के बाद 24 घंटे के बराबर का लगभग समय होता है। और इस समय को ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ पर 4 वर्ष में यहाँ पर पूरा 366 दिनों का मनाते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? आगे बढ़ा जाए, चलिए आइए देखते हैं। ये तो हो गया हमारा लीप वर्ष और ये हो गया हमारा साधारण वर्ष। तो अब हम लोग जानेंगे कि ऐसा कौन सा वर्ष है जो हमारा लीप ईयर होगा और ऐसा कौन सा वर्ष है जो हमारा साधारण वर्ष होगा।
तो दोस्तों आइए लीप वर्ष की पहचान तो देखें ज़रा। ये हम लोगों ने जाना लीप वर्ष, यहाँ लिखा कि कौन सा वर्ष हमारा लीप ईयर होगा और कौन सा वर्ष हमारा साधारण वर्ष होगा। तो दोस्तों आइए ज़रा लीप वर्ष और साधारण वर्ष के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए लीप वर्ष की पहचान, ऐसा वर्ष तो देखो यहाँ लिखा मैंने, ऐसा वर्ष जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा भाग चला जाए। तो चलें दोस्तों ज़रा इसके बारे में जान लेते हैं। लीप वर्ष हमारा कौन सा होगा, तो हमने आपको बताया ऐसा वर्ष जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा भाग चला जाए, केवल वही वर्ष हमारा लीप ईयर होगा। यानी जो वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से पूरे तरीके से विभाजित हैं, केवल और केवल वही वर्ष हमारा लीप ईयर होगा, और जो 4 से विभाजित नहीं है वो हमारा होगा साधारण वर्ष। तो आइए ज़रा पहचानते हैं कि कौन सा वर्ष हमारा लीप ईयर है और कौन सा नहीं। ये लिखा है 1917, ये लिखा है 2017, ये लिखा है 1364, ये लिखा है 1281, यहाँ लिखा है 1284 और यहाँ लिखा है 1388। आई और यहाँ देखें ज़रा, ये लिखा है हमारा 2010, यहाँ लिखा है 2012, यहाँ लिखा है 1992। आइए ज़रा दोस्तों देखते हैं कि कौन सा वर्ष इसमें हमारा लीप ईयर है और कौन सा वर्ष हमारा साधारण है। तो चलें देखें, जैसा कि अभी पहचान हमने आपको बताया था, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देकर देखते हैं लीप ईयर है या साधारण। तो बताइए 4 से क्या 17 पूरा कट रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये वाला वर्ष हमारा क्या होगा? साधारण वर्ष। क्या 2017 ये 4 से क्या पूरा कटा? नहीं, तो ये भी वर्ष हो जाएगा हमारा साधारण वर्ष। अच्छा, ये लिखा है 1364, क्या ये पूरा 4 से कट रहा है? बिल्कुल ठीक बताया आपने, ये हो जाएगा हमारा लीप वर्ष, यानी 1364 हमारा लीप ईयर होगा और ये होगा 81। क्या ये 4 से पूरा कटेगा? नहीं, ये भी हमारा क्या होगा? साधारण वर्ष। ये 4 से कटेगा, ये होगा हमारा लीप ईयर, ये भी 4 से कटेगा, ये भी होगा हमारा लीप ईयर। ये देखें 2010, 2012 ये साधारण वर्ष, ये होगा हमारा लीप ईयर, और 1992 भी 4 से कट रहा है तो ये भी होगा हमारा लीप ईयर। तो आपने देखा दोस्तों कितना आसान है लीप वर्ष को पहचानना और साधारण वर्ष को, जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा भाग चला जाए, बस केवल वही वर्ष हमारा क्या होगा? लीप ईयर, और जो भी 4 से पूरा विभाजित ना हो वो होगा हमारा साधारण वर्ष। अब एक बात और समझने वाली, एक बात पर और ध्यान देने लायक है, और वो ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है वर्ष 1200, यहाँ लिखा है 1300, यहाँ लिखा है 1600, यहाँ पर 1900, यहाँ पर वर्ष लिखा है 2000, यहाँ पर वर्ष लिखा है 2400। अब समस्या ये आती है कि 4 से पूरा कट रहा है, तो क्या ये सभी के सभी वर्ष, क्या ये सभी के सभी वर्ष हमारे लीप ईयर होंगे? नहीं, बिल्कुल भी लीप ईयर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे उसका कारण जाने। पहली बात तो आप जानते हैं ये सब 100वें वर्ष हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे शताब्दी वर्ष। अब ये शताब्दी वर्ष क्या है, जरा इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, शताब्दी का मतलब होता है पूरा का पूरा 100, पूरा का पूरा 100। अब शताब्दी वर्ष हमारा लीप ईयर है या नहीं, तो अब इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं।
देखें ऐसा शताब्दी वर्ष जिसमें 400 का, जी हाँ बिल्कुल सही जाना आपने, जिसमें 400 यानी 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए, केवल वही वर्ष होगा हमारा यहाँ पर लीप वर्ष। तो आइए जरा दोस्तों पहचान लेते हैं, ये 400 से क्या पूरा पूरा कट रहा है, बिल्कुल ठीक ये कटा है, तो ये हो जाएगा हमारा लीप वर्ष की शताब्दी। लेकिन ये 400 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो ये होगी साधारण वर्ष की शताब्दी। देखें ये 400 से पूरा पूरा कट रहा है तो ये हो जाएगा हमारा लीप वर्ष की शताब्दी। 2400 भी 400 से पूरा कट रहा है, ये भी हो जाएगा हमारा लीप ईयर। ये भी 400 से कट रहा है, ये भी हो जाएगा हमारा लीप ईयर। लेकिन ये हो जाएगा हमारा ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर यानी साधारण वर्ष। अच्छा दोस्तों, हम लोगों ने जाना कि जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए ऐसा वर्ष होता है हमारा लीप ईयर। जो नहीं जा रहा है, नहीं कट रहा पूरा पूरा, होता है साधारण वर्ष। और शताब्दी वर्ष की पहचान हमने आपको बताया कि जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए, केवल वही वर्ष हमारा शताब्दी वाला लीप ईयर होगा, और जो 400 से नहीं कटा वो होगा हमारा लीप वर्ष, साधारण वर्ष की शताब्दी। तो इतना हम लोगों ने जाना। अब समस्या ये आती है कि ये लीप वर्ष और साधारण वर्ष में अंतर। तो देखें लीप वर्ष में हम लोगों ने जाना था 366 दिन, साधारण वर्ष में 365 दिन, और यहाँ पर हमारी फरवरी, ये जो एक दिन अतिरिक्त है ये फरवरी में बढ़ता है और फरवरी होती है 29 दिनों की, और यहाँ पर हमारी फरवरी होती है कितने दिनों की, बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने, 28 डेज, 28 दिनों की। तो ये तो हो गया हमारा लीप वर्ष और ये हो गया हमारा साधारण वर्ष। तो आइए दोस्तों अब थोड़ा सा और जान लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है हमारी यहाँ पर विषम दिन। ये विषम दिन क्या होता है, या इसी को हम लोग कहते हैं अतिरिक्त दिन, या यही हमारा कहलाता है ऑड डेज। विषम दिन, अतिरिक्त दिन या ऑड डेज हम जानते हैं पूरे के पूरे एक सप्ताह में, देखिए पूरे के पूरे एक सप्ताह में कुल टोटल कितना दिन होता है, 7 दिन। तो 7 दिनों का हमारा एक सप्ताह होता है। अब ये विषम दिन क्या है जरा यहाँ जान लें। 7 दिनों के अतिरिक्त जो भी दिन हैं बस वही हमारे होते हैं विषम दिन, यानी किसी भी दिनों की संख्या में अगर हम 7 का भाग देने के बाद जो भी शेष बचा बस वही हो जाता है हमारा अतिरिक्त दिन। यानी कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर पूरे 24 दिनों में कितने हमारे अतिरिक्त दिन होंगे, तो हमने यहाँ 7 से डिवाइड किया, 7 का भाग दे दिया, 3 बार चला गया है, यहाँ पर 21, शेष कितना बचा है, 3। तो जो ये शेष बचा है यही होता है हमारा अतिरिक्त दिन। जो यहाँ पर शेष बचा है यही कहलाता है हमारा अतिरिक्त दिन। तो आइए जरा इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि क्या हमारा विषम दिन है और क्या हमारे अतिरिक्त दिन। तो इसके बारे में मान लीजिए अगर यहाँ पर 52 डेज है, तो अगर यहाँ पर हम लोग 7 का भाग दें, 52 दिनों में कितने हमारे अतिरिक्त दिन होंगे, तो यहाँ पर भाग दे दिया है, 7 बार गया है, ये लिखा है 49, 7 7 49, यहाँ बचा है 3। तो देखें हमारे 52 दिनों में 7 सप्ताह तो पूरे पूरे होते हैं, लेकिन ये जो यहाँ 3 शेष बचा है ये होता है हमारा ऑड डेज। इसी को हम लोग कहते हैं अतिरिक्त दिन। देखिए आज हम लोग कैलेंडर के बेसिक कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही हमारी नींव को मजबूत करते हैं और यही बताते हैं
कि कैसे सवालों को हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बगैर ये अतिरिक्त दिन या बेसिक कॉन्सेप्ट के जाने हम लोग कैलेंडर में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा जान लिया है हम लोगों ने कि अतिरिक्त दिन क्या होता है या विषम दिन क्या होता है। तो आइए ज़रा अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक को। देखें, कैलेंडर को हम लोगों ने 2 पार्ट में बांटा था। पहला पार्ट था हम लोगों का बेसिक और दूसरा पार्ट था हम लोगों का एडवांस। तो बेसिक में आज हम लोगों ने चर्चा किया यहाँ पर कि साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष की शताब्दी क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि कोई वर्ष साधारण है या कोई वर्ष हमारा लीप ईयर है, और शताब्दी हमारा लीप वर्ष की शताब्दी है या साधारण वर्ष की शताब्दी। तो दोस्तों ये हम लोगों ने जाना कि हमारे शेष या विषम दिन क्या होते हैं, ये भी हम लोगों ने यहाँ पर भली भांति जान लिया। तो आइए ज़रा अब अपने बेसिक लेवल की शुरुआत करते हैं। बेसिक लेवल पर हमसे किस टाइप के और क्या क्या सवाल बनते हैं और क्या पूछे जाते हैं हमारी परीक्षा में। तो अब अगर बेसिक लेवल की हम लोग शुरुआत की बात करें तो देखें ज़रा बेसिक लेवल पर हमसे यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहला हिस्सा जिसे हम लोग कहते हैं चेंज इन डेट, केवल और केवल तारीख में परिवर्तन। चेंज इन डेट, केवल और केवल तारीख में परिवर्तन। तो अब देखें यहाँ पर चेंज इन डेट में ज़रा ध्यान देते हैं किस टाइप का सवाल हमसे पूछा जाता है। मान लीजिए ये लिखा है 12, यहाँ लिखा है 7 और यहाँ लिखा है 2004 को हमारा दिन था संडे यानी कि रविवार। 12/7/2004 को हमारा दिन है रविवार। तो आइए दोस्तों अब हमसे यहाँ पर पूछ लिया है 29/7/2004 को कौन सा दिन होगा। हमसे पूछा है 29/7/2004 को कौन सा दिन होगा। तो आइए ज़रा अब इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देते हैं अपने सवाल पर कि इस सवाल को कैसे यहाँ पर सॉल्व किया जाए। तो देखते हैं ज़रा। आइए ज़रा हम लोग गौर करते हैं कि यहाँ पर हमारे मंथ सेम हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमारे महीने समान हैं, यहाँ पर हमारा वर्ष भी समान है। अब अगर अंतर दिखाई दे रहा है तो केवल और केवल तारीख में ही तो अंतर है। तो इन सवालों को सॉल्व करने का देखें बड़ा ही आसान तरीका। पहला तरीका 12 तारीख को दिन कौन सा है, संडे। सोचिए ज़रा अगला संडे हमारा कितनी तारीख को होगा। बिल्कुल ठीक, अगर आज मंडे है तो ठीक 7 दिनों के बाद हमारा अगले मंडे होगा। यानी कि अगर यहाँ 12 तारीख को संडे है, 12 में अगर हम लोग यहाँ पर +7 कर दें तो 19 तारीख को हमारा अगले संडे होगा। बिल्कुल ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट अगर यहाँ पर 7 कर दें तो 19 और 7 26। चलिए भाई अगला संडे हो जाएगा 26 को। और आप यहाँ पर देखें हमें कितना ऐड करना है, 26 को संडे, तो फिर 27 को यहाँ पर हो जाएगा मंडे, 28 को हो जाएगा यहाँ पर ट्यूसडे और 29 को हो जाएगा हमारा वेडनेसडे। यानी कि अपना आंसर होगा 29 जुलाई सन 2004 को यहाँ पर अपना कौन सा दिन आ गया है, बुधवार। तो दोस्तों हम लोगों ने जाना कि कैसे 29/7/2004 को यहाँ पर दिन क्या होगा, बुधवार। देखें ये तो था कैलेंडर को बेसिक तरीका। जब हमें कुछ भी नहीं आता है कैलेंडर के बारे में, हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, तब हम सवाल को ऐसे डे बाय डे गिन के करते हैं। लेकिन एक और आसान तरीका है इसको बनाने का, इसको करने का। आइए ज़रा अब उस आसान तरीके की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि वो आसान तरीका क्या है। तो आइए ज़रा दोस्तों इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखें अभी हमने आपसे चर्चा किया था विषम दिनों की। तो अब ये विषम दिन सबसे पहले हम लोग पता करते हैं, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे।
29 में से 12 घटा दिया, बताइए कितना बचेगा? 7 और 1 टोटल कितना दिन आ गया है? 17। अब हमें विषम दिन निकालना है, तो आइए ज़रा 17 में डिवाइड कर देते हैं 7 से। तो 7 दूनी 14, यानी 2 सप्ताह तो पूरे पूरे बिल्कुल ठीक। और यहाँ पर कितना है? 3। तो ये आ गया है हमारा विषम दिन। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा विषम दिन। तो चलिए ज़रा यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि विषम दिनों की संख्या आई है 3। अब चूँकि तारीख आगे का पूछ रहा है कि पीछे का, देखें यहाँ 12 तारीख है, यहाँ 29 यानी 29। तो जब तारीख फ्यूचर का पूछेगा, यानी पास्ट की तारीख के बाद हम देखेंगे जो पीछे की तारीख दिया है कि उससे आगे का पूछ रहा है कि पीछे का। अगर उसने हमसे फ्यूचर का तारीख पूछा है तो दोस्तों फ्यूचर की तारीख में हम लोग जो भी यहाँ शेष या विषम दिन आए हैं उसमें हम लोग यहाँ पर 3 को ऐड कर देंगे। तो ये हमने 3 यहाँ पर जोड़ दिया। तो बताइए भाई, संडे में जब 3 जोड़ा जाएगा, 1 प्लस करेंगे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। बिल्कुल ठीक, अपना आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। ठीक, देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट का पहला सवाल था और इसमें हम लोगों ने जाना था चेंज इन डेट में कि जब केवल और केवल तारीख में ही परिवर्तन हो, जब केवल और केवल तारीख में ही परिवर्तन हो, तब कैसे इन सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे इन सवालों को हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। जैसे हमने आपको बताया, सबसे पहले दोनों तारीखों के बीच का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस आ गया हमारा 17। फिर हम विषम दिनों की संख्या निकालेंगे, ऑड डेज की। 7 का भाग दे दिया, जिसमें 2 सप्ताह पूरा पूरा, और ऑड डेज की संख्या आती है हमारी 3। अब ये 3 जो हमारा विषम आया है, फिर हम उस 3 को देखेंगे कि फ्यूचर का तारीख पूछा है या पास्ट का। अगर फ्यूचर का तारीख पूछा है तो जो विषम दिन की संख्या है उसे हम लोग जोड़ लेते हैं, और यदि पास्ट की तारीख पूछा है हमसे तो जो विषम दिन की संख्या है उसे हम लोग घटा देते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 जोड़ दिया और हमारे विषम दिनों की संख्या के अकॉर्डिंग जोड़ने के बाद यहाँ पर आ गया है दिन हमारा बुधवार। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जाना कि कैसे इस बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम लोगों ने काम किया, कैसे इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे बढ़े। अब इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट को देखें, आज की क्लास में केवल और केवल कई लोगों ने पहले भी हमसे संपर्क किया था और कई बार चैनल पर रिक्वेस्ट आती रही है कि सर रीजनिंग की शुरुआत करें, तो सर कैलेंडर चैप्टर ज़रूर जोड़ें, ज़रूर इसको शेयर करें। सर कैलेंडर के बारे में हमें जानकारी कम है, आप कैलेंडर को। तो देखें आज उन लोगों के लिए जिनका कैलेंडर थोड़ा सा कमज़ोर है, जो कैलेंडर देखकर थोड़ा घबराते हैं, जिनका कैलकुलेशन वीक है, तो देखें हम लोग एकदम जीरो लेवल से, हम यहाँ पर एकदम जीरो लेवल से आपके साथ कार्य करेंगे और आप देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हुए और कैसे आपको वर्दी तक पहुँचाते हैं, कैसे आपको यहाँ पर सफलता दिलाते हैं। आइए ज़रा, तो ये तो था आज हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक क्लास। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक क्लास पर आज ये हम लोगों का पहला क्लास था, एक इंट्रोडक्शन क्लास था, ताकि आप अपनी रीजनिंग फैकल्टी को जान सकें। और एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम अपने एसपी शुक्ला एजुकेट पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।